नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है आपके जो कलाम का जो माइनर टेस्ट है रीट पात्रता परीक्षा के लिए माइनर टेस्ट 10 उसका जो है भाग नंबर 4 आपके सामने लेकर आए, जिसमें मूल्यांकन, मापन और आंकलन देख रहे थे, जो आपके हर सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी में जो है काम आता है। शिक्षण विधियां चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे मैथ की हो, साइंस की हो, ईवीएस की हो, सब में काम आता है। साइकोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा मूल्यांकन और जो आपका जो है मापन है वहां से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपनी ये चौथी क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पढ़ाई में पिछड़े बालकों के लिए, बिल्कुल कोई पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। और मैं बार बार बता चुका, पहले निदानात्मक परीक्षण होता है जिसमें अधिगम कठिनाई के कारणों का पता लगता है, उसके बाद में उपचार किया जाता है, तो वो हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो ये पढ़ाई में पिछड़े बालक है उन पर लगता है, बिल्कुल ठीक है। पुरानी अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के लिए बिल्कुल, कोई मान लो कि जो बालक है वो अपराधी प्रवृत्ति का मतलब ये हो सकता है वो जो है ज्यादा अनुशासन भंग करता है स्कूल में, या फिर जो है हर किसी बच्चे को मारपीट कर देता है। तो ऐसे बालकों के लिए भी जो है उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी हो सकता है। जरूरी नहीं हमेशा शिक्षा से ही संबंधित देखें अपन, पूरा जो है व्यापक रूप से इनको देखना चाहिए। फिर गंभीर संवेगी बालक के लिए, गंभीर संवेगी बालक का मतलब हो गया कि जो है कोई बालक जो अपने जो है संवेगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, कि किसी बच्चे ने थोड़ा सा कुछ कह दिया उसके साथ मारपीट करने लग गया, ठीक है, अपने संवेगों को जो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चों के लिए भी तो उपचारात्मक शिक्षण आपका जो है पढ़ाई में पिछड़े बालक, तो पुरानी अपराधी प्रवृत्ति के बालक, गंभीर संवेगी बालक, सबके लिए जो है आपका क्या है, ये जो है उपयोगी है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा से संबंधित हो, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित तो होता ही है, इसके साथ साथ जो है और अनुशासन हुआ, अपराधी प्रवृत्ति हुई, संवेगों का जो है स्थिर नहीं होना हुआ, इस सब में जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। इसलिए जो है इसको कहते हैं चिकित्सकीय जो है चिकित्सकीय शिक्षण। ठीक है, और एक बात जो है मैं आपको जो है सुबह वाले वीडियो में बता चुका, अभी भी बता रहा हूं कि जो है अपने जीवा स्टडी को जो है मात्र जो है 320 के आसपास सब्सक्राइबर जो है चाहिए, जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। कल तो अपने होने वाले 1 लाख ये तो पता ही है अपने को, लेकिन आज जो है मैंने आपको 10 बजे तक रात का जो है टाइम दिया था। आप इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। मैं जो को आपके लिए जो है बहुत एकदम जो है तैयारी करके एकदम अच्छे तरीके से आज क्या पढ़ाना है, कहीं से पेपर ढूंढ के लाता हूं, कैसे करके जो आपको जो है अच्छा सा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। ठीक है, मैं एक भी कंटेंट ऐसा नहीं प्रोवाइड कराता जो टाइम पास हो। ठीक है, तो उसके लिए आप इतना जरूर सपोर्ट करें कि आज रात 10 बजे तक जो है आप 1 लाख सब्सक्राइबर का अपने को आंकड़ा पार करवाएं। आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके जो है दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, आपके घर के मोबाइल में भी जो है सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए वैसे जो है 320 सब्सक्राइबर की कमी आज रात 10 बजे तक आप पूरी जरूर करें। अपने पास में अगर और मोबाइल है उससे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जरूर सब्सक्राइब करें। इतना तो आप कहना मानेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये गणित से संबंधित है, लेकिन ये जो है आपका देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। भले ये पेपर में जो है आपका साइंस मैथ दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ, लेकिन ये आपका सामाजिक एसएसटी जो होती है वो सामाजिक साइंस मैथ, ईवीएस मैथ जो लेवल 1 वाली है, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, यहां तक कि इंग्लिश में भी ये जो है मूल्यांकन टॉपिक है आपका। साइकोलॉजी में यहां से क्वेश्चन आते हैं, 15 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले के आप जो है टॉपिक उठा के जो है शिक्षण विधियां और जो साइकोलॉजी के उनके क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मूल्यांकन में से ही आएंगे। देखो यहाँ पर गणित की बात हो रही है, गणित की जगह और कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो विज्ञान है तो विज्ञान लिख सकते हैं, पर्यावरण है तो पर्यावरण लिख सकते हैं। कि गणित में जो है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये भी हो सकता था, पर्यावरण में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, विज्ञान में जो है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, सामाजिक में जो है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो देखो आप जो है ऑप्शन से पता लगा लोगे। गणित की अवधारणाओं को समझने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तो आपको पता है नैदानिक परीक्षण हमेशा कठिनाइयों को जो है दूर करने और उनका पता लगाने में ही उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। फिर है क्योंकि पता लगेगी तभी तो दूर होगी, तो नैदानिक परीक्षण होता है। ठीक है, बच्चों की समस्या में अंतर को जानना, कि बच्चे को समझने में क्या समस्या आ रही है उसके अंतर को जानना बच्चों का। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना जो है इसका उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट तैयार करना एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षण का क्या है, कार्य है। किसका? उपलब्धि परीक्षण का कार्य है। ठीक है, बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कराना, बिल्कुल जो कमी है उसको दूर करने का उपचारात्मक शिक्षण जो है नैदानिक शिक्षण के कारण ही होता है, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ऐसा आंकलन जिसका निर्धारण सह अधिगम जिसको कहते हैं पीयर लर्निंग क्या होती है? जो है समूह में पढ़ना, क्या होना? समूह में पढ़ना या समूह में जो है
अध्यापन करना या समूह में सीखना तो समूह में पढ़ना, मतलब ऐसा आकलन जिसका निर्धारण सह अधिगम यानी कि पीयर लर्निंग पर बल देने के हिसाब से किया जाता है। तो ये कौन सा है, तो मैं पहले भी नोट करवा चुका, वापस नोट कर लेना। पीयर लर्निंग या सह अधिगम या समूह में पढ़ना जो है आपका अधिगम के रूप में आकलन के साथ आएगा। अधिगम के लिए आकलन, इसका मैं बता चुका सुबह वाले वीडियो में, रचनात्मक आकलन होता है ये, ठीक है। और अधिगम का आकलन जो होता है आपका, ये होता है आपका किस प्रकार का, योगात्मक आकलन। कौन सा, योगात्मक आकलन। तो ये भी ध्यान रखना, का मतलब योगात्मक, के लिए मतलब रचनात्मक, और के रूप में मतलब जो है पीयर लर्निंग। तो जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में अगर ये नहीं लिखा हुआ तो नोट कर लेना कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण करना, मतलब फेल करना, तो ये तो है नहीं, ठीक है। अब देखो कक्षोन्नति करना, कक्षोन्नति का मतलब हो गया 6ठी क्लास के बालक को 7वीं क्लास में भेजना, यानी कि पास करके अगली क्लास में बैठना मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है। ध्यान रखना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। श्रेणी विभाजन करना, ये भी एक नेगेटिव प्रकार का लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये भी जो है मूल्यांकन का उद्देश्य है। फिर है शैक्षिक निर्देश प्रदान करना, मतलब जो है शिक्षण विधियां कैसे बनानी है, कौन सा बालक किस स्तर का, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो बिल्कुल है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों है, पहला नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, दूसरा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि परीक्षा व मूल्यांकन में अंतर के संबंध में जो है असत्य कथन बताना। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखो, परीक्षा व मूल्यांकन के अंतर के संबंध में असत्य कथन बताना है, ठीक है। कि परीक्षा और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। परीक्षा की आवृत्ति मूल्यांकन से अधिक होती है। क्या बोल रहा है कि परीक्षा की आवृत्ति मूल्यांकन से अधिक होती है, तो यही आपका असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। क्यों हुआ यह असत्य, परीक्षा की आवृत्ति मूल्यांकन से अधिक होती है, ऐसा नहीं होता। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि जब बार बार होना, ठीक है। क्या परीक्षा मूल्यांकन से ज्यादा बार होती है, नहीं। परीक्षा तो क्या मान लो आप 3 तो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, और एक अर्धवार्षिक, एक वार्षिक, 5 बार ही होता है, ठीक है। लेकिन मूल्यांकन आपका निरंतर चलता जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, निरंतर चलता है। मूल्यांकन में सिर्फ जो है पढ़ाई ही नहीं, मूल्यांकन में आपका क्या आएगा, गुणात्मक जो है मतलब आपका पक्ष भी आएगा कि कौन अनुशासन में रहता है, कौन सबसे ज्यादा जो है खेल में भाग लेता है, कौन सबसे ज्यादा जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रोग्राम में भाग लेता है, ये सब होता है मूल्यांकन में, ठीक है। लेकिन परीक्षा की आवृत्ति मूल्यांकन से अधिक नहीं होती है, मूल्यांकन की आवृत्ति अधिक होती है परीक्षा से। फिर परीक्षा की तुलना में मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। बिल्कुल, मूल्यांकन अभी मैं बता चुका। परीक्षा का मतलब तो क्या हो गया कि कोर्स में से क्या याद है आपको, क्या पढ़ा वो याद रखना। लेकिन मूल्यांकन व्यापक होता है। मूल्यांकन में सिर्फ जो है शैक्षिक यानी कि जो है शिक्षा से संबंधित के साथ साथ जो शैक्षिक गतिविधियां होती है, जिसमें पढ़ना के साथ साथ खेलना, पेंटिंग करना, प्रोग्राम में भाग लेना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब भी होता है, ठीक है। परीक्षा का उपयोग मूल्यांकन की तुलना में सीमित है। बिल्कुल, परीक्षा सीमित होती है। फिर है परीक्षा की तुलना में मूल्यांकन की विधियां अधिक है, तो बिल्कुल अधिक है। मूल्यांकन की विधियां बहुत सारी है। तो पहला क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा परीक्षा की आवृत्ति मूल्यांकन से कम होती है, अधिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित परख PARAKH क्या है, तो परख क्या है आपका, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसका जो है नाम क्या रखा है इन्होंने, परख रखा है। मेरे हिसाब से एनईपी 2020 में ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित परख क्या है, तो परख है आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार की है, यह पूछा है, ठीक है। सबसे पहले केवल शब्द आते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि साइकोलॉजी या शिक्षण विधियों में केवल मतलब पहले से ही गलत है। केवल जो है शैक्षिक पक्ष से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। यहां भी केवल श्रेणी निर्धारण के लिए आवश्यक है, तो यह भी नहीं होगा। फिर है देखो बच्चे कितने अपने पास, 2। शिक्षण प्रक्रिया के समांतर चलने वाली एक पृथक प्रक्रिया है। तो देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन जो है वो पृथक नहीं चलता, इसके साथ साथ चलता, तो यह भी गलत हो गया। उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो मूल्यांकन है ना, वो आपका शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मूल्यांकन से आते हैं। 15, कई बार 15 भी क्रॉस कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये साइकोलॉजी में भी है और हिंदी, संस्कृत, जितनी भी भाषाएं हैं उनमें भी है, शिक्षण विधियों में। और जो सब्जेक्ट है आपके, चाहे एसएसटी है, साइंस मैथ है, या फिर आपके जो है ईवीएस मैथ है, सब में यह जो है काम आता है। सब में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसी कार्यक्रम जो है उस किसके साथ समन्वित करके चलाया जाता है? सीसी मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये किसके साथ मिलाकर चलाया जाता है राजस्थान में? तो अपन बात कर चुके थे आज सुबह वाले वीडियो में SIQE के साथ, और ये जो है राजस्थान में कब लागू हुआ? 2015-16 के सेशन में, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। SIQE का पूरा नाम क्या है? इसका है आपका जो है सोशल इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, सोशल इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो SIQE का पूरा नाम है, और ये सीसी के अंतर्गत जो है संचालित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक नहीं है? परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक नहीं पूछा है। परमापीकृत कौन सी होती है? जो मानकों पर आधारित होती है। किस पर? मानक जो है पहले से तय हो, मानक पहले से तय हो, ठीक है। तो ये देखो, वैसे जो है इसको आप वैसे भी कर सकते हो, देखो बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, रुचि परीक्षण, ये तीनों एक जैसे हैं, तो जो है अलग कौन सा है? अनेक्डोटल। तो अनेक्डोटल जो है आपके परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक नहीं है। और वैसे देखें देखो, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और रुचि परीक्षण, इनमें क्या होता है? फिक्स रेंज होती है कि 100 से प्लस वाला विद्यार्थी जो है आपका प्रतिभाशाली होगा, या 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होगा, 100 से 110 तक जो है सामान्य होगा। तो ये रेंज फिक्स होती है, मानक पहले से तय होते हैं। तो ये जो है बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और रुचि परीक्षण, ये आपके परमापीकृत है, और एनेक्डोटल जो है आपकी क्या है? परमापीकृत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन कि निबंधात्मक परीक्षण का कौन सा गुण है? तो जो निबंधात्मक परीक्षण होता है उसमें विद्यार्थी की मौलिकता के विकास का मापन होता है। बिल्कुल, मौलिकता मतलब जो लिखने की लचीलापन होता है ना, लिखने में जो अपने अपने विचारों को जो लचीलेपन से जो है हर पहलू पर लिखना। बिल्कुल, उच्च मानसिक क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल, जो है अपनी वाद विवाद की जो उच्च मानसिक क्षमता बढ़ती है। आलोचनात्मक चिंतन पर बल होता है। बिल्कुल होता है, उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, पहली परिस्थिति के आधार पर संबंध स्थापित करते हुए दूसरी जो है उसकी पूर्ति करो। इधर मछली दी हुई है, इधर गिल, यानी मछली जो है गिल से श्वास लेती है। गिल यानी फेफड़े, जो गिल होते हैं ना, श्वसन अंग होता है मछली का। तो मनुष्य किससे जो है श्वास लेता है? तो ये क्या हो गए? कौन से प्रकार के जो है आपके क्वेश्चन हो गए? तो इनको कहते हैं एनालॉजी प्रकार के, और अगर वैसे शुद्ध हिंदी में लिखे होते हैं सादृश्यता प्रकार के क्वेश्चन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ऐसा आलेख जिसमें किसी, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आलेख जिसमें किसी घटना को मौके पर ही महत्वपूर्ण समझकर निरीक्षित और रिकॉर्ड किया जाए तथा उससे संबंध में गुणात्मक टिप्पणी लिखी जाए, क्या कहलाती है? मतलब घटना के मौके पर ही महत्वपूर्ण समझकर उसको निरीक्षित और रिकॉर्ड किया जाए, ये कहलाता है आपका एनेक्डोटल। अभी ऊपर बात कर चुके थे, वही आ गया, इंपॉर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उत्तर हो जाएगा एनेक्डोटल आलेख। अगला क्वेश्चन, जो शैक्षिक निदान की प्रक्रिया उसके अंतर्गत क्या नहीं आता? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, क्योंकि ये भी एक अच्छा है और जो है मतलब लीड दिलाने वाला क्वेश्चन है। छात्रों का चयन, जो निदान की प्रक्रिया उसमें छात्रों का चयन, बिल्कुल इसमें क्या नहीं होता? तो शिक्षण विधि का चयन नहीं होता। क्या नहीं होता? शिक्षण विधि का चयन नहीं होता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। फिर विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, बिल्कुल विशिष्ट क्षेत्र का चयन का मतलब हो गया कि जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसका चयन किया जाता है। बिल्कुल, घटना स्थलों का अन्वेषण किया जाता है। बिल्कुल, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है, उक्त कथन किसका है? मतलब उपचारात्मक शिक्षण है वो बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं जो है होने पर प्रदान किया जाता है, ये कथन किसका है? कई बार आ चुका है, सीटेट में भी आ चुका है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुलिक, मायर्स व ब्लोयर का। ठीक है, कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है, ये कथन है आपका गुलिक, मायर्स और ब्लोयर का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक आंकलन की सीमा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक आंकलन की सीमा नहीं है? समय की कमी, बिल्कुल समय की कमी एक सीमा है, बिल्कुल है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, तो ये भी इसकी सीमा है। संकल्पनात्मक त्रुटि, ये भी इसकी क्या है? एक सीमा है। भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, तो मुक्ति, अगर हम भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति पा रहे हैं तो ये क्या सीमा थोड़ी ना, ये तो पॉजिटिव है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पूरे पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है कि जो मूल्यांकन के पक्ष है उसमें कौन सा सम्मिलित है। देखो, मात्रात्मक नहीं है, संरचनात्मक भी नहीं है, ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष है, ध्यान रखना। ये मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर जानकर मैं भी थोड़ी सी देर सोचने लग गया था। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो है मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो आपको पता है मूल्यांकन की विशेषताएं व्यापकता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधकारिता है। तो देखो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये बाकी जो है नहीं है, ठीक है। विभेदीकरण है लेकिन ये बाकी नहीं है, ठीक है। विभेदीकरण भी इसमें शामिल कर सकते हो आप, विभेदीकरण, ठीक है। लेकिन जो पूरा का पूरा ऑप्शन देखें तो सिर्फ 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, गणित के मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम लिखिए। ये जो आप गणित को भूल जाओ, ये सभी विषय पर लागू होता है। कुल मिला के आपको प्रश्न यहां से पढ़ना है कि मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताओ। तो देखो मूल्यांकन में सोपान कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है उद्देश्यों का चयन। क्या होता है सबसे पहले? उद्देश्यों का चयन, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका क्या होता है? परिस्थितियों को पहचानना, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका क्या होता है? मूल्यांकन की प्रवृत्तियों का चयन। फिर होता है मूल्यांकन प्रवृत्तियों का निर्माण, और फिर होता है आपका प्रमाणों की व्याख्या। तो ये आता है आपका 5वें, सॉरी ये क्या जो है, 1 मिनट, ये आ गया आपका 4थे नंबर पर, और ये आ गया 5वें नंबर पर। वापस देखो, मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन करेंगे, फिर परिस्थितियों की पहचान करेंगे, परिस्थितियों की पहचान के बाद मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे, और मूल्यांकन विधियों के बाद मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करेंगे, और उसके बाद जो है प्रमाणों की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। तो ये जो सोपान आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? तो ये तो गणित वालों के ही काम का है, सिर्फ किससे? अभ्यास है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो गणित क्या होती है आपकी? प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास मांगती है। तो ये तो गणित वालों के ही काम का है सिर्फ, बाकी सारे क्वेश्चन तो अच्छे थे। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का, ठीक है। वापस देखो, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया वो मूल्यांकन की प्रक्रिया की जो व्यापकता होती है ना, वो छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपना असर का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसके बौद्धिक उपलब्धि का। मतलब सिर्फ पढ़ने के अलावा नहीं, पढ़ने के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती है उनका भी मूल्यांकन क्या करता है? जो है उसका परीक्षण करता है। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आपका रेमर्स व गेज का, ठीक है। तो ये थे आज के अपने 20 इंपोर्टेंट मूल्यांकन और जो है मापन के क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से जो है सबसे जो है अच्छे क्वेश्चन थे। अब वापस मैं आपको याद दिला देता हूं, आपका जो है आज का कार्य कि जीवा स्टडी चैनल को जो है 1 लाख सब्सक्राइबर होने में 310-20 सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। आप जो है अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी को धन्यवाद जो है सपोर्ट करने के लिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब बटन जो है प्रेस करके जो है आज रात हम जो है 10 बजे तक का टारगेट लेकर चलेंगे। 10 बजे तक अपने जो है 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो घर में जो दूसरा फोन है उससे भी सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी दूसरी आईडी से सब्सक्राइब जरूर करें, और 10 बजे तक 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पहुंचाने के लिए जो है आप जो है सपोर्ट करें। और आप जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।